मेरा ना वो 3.5 GB हो गया यूज ना। कैफ टू लेक्चर नंबर 23। कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था फर्म इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन। हमने 3 तरह के केसेस इसमें डिस्कस किए थे। पहला केस था एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें फर्म नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी। फर्म के प्रॉफिट है 2 तरह के। एक वो प्रॉफिट है जो एंटरप्रेन्योर ने ऑलरेडी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, वो प्रॉफिट ऑलरेडी कॉस्ट का हिस्सा है। दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। जबकि दूसरा प्रॉफिट वो है जो कि सेल प्राइस और एवरेज कॉस्ट के डिफरेंस की वजह से आता है, या दूसरे लफ्जों में एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के डिफरेंस की वजह से आता है। दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब परफेक्ट कंपटीशन में एक या एक से ज्यादा फर्म्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होंगी, होगा क्या? मार्केट में नई फर्म्स एंटर होना शुरू हो जाएंगी, मार्केट में नई फर्म्स आना शुरू हो जाएंगी। नई फर्म्स के आने से एवरेज कॉस्ट ऊपर चली जाएगी। एवरेज कॉस्ट के ऊपर होने से इफेक्ट क्या आएगा कि एबनॉर्मल प्रॉफिट ड्राई आउट हो जाएगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री पे बैरियर्स नहीं होते, तो मजीद फर्म्स मार्केट में एंटर होती जाएंगी और मार्केट में मजीद फर्म्स की एंट्री से एवरेज कॉस्ट मजीद ऊपर चली जाएगी। एवरेज कॉस्ट के मजीद ऊपर जाने से इफेक्ट क्या आएगा कि एवरेज कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। फर्म की सेल प्राइस कम होगी, एवरेज रेवेन्यू कम होगा, जबकि एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी। यानी कि प्रोडक्ट बनेगी महंगी जबकि सेल सस्ती होगी। इफेक्ट क्या आएगा? पॉसिबल है फर्म अपना नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न ना कर सके, या नॉर्मल प्रॉफिट का कोई पोर्शन लॉस हो जाए, या इवन फर्म लॉस में चली जाए। ये सारे के सारे केसेस कहलाएंगे नॉर्मल लॉस। उसके बाद एक चौथा केस है जिसको मैंने कल ब्रीफली डिस्कस किया था, लेकिन मैंने उसे बोर्ड पे ड्रॉ नहीं किया। दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस के लिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आपने जब इस टॉपिक को कन्वर्ट करना है रजिस्टर के ऊपर, तो आपने उसके ऊपर एक पेज छोड़ देना है। वो इंशाल्लाह आपको मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर के एंड पे, जब इस चैप्टर की रिवीजन कराऊंगा तो उसके अंदर मैं उसे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। आज हम देखते हैं फर्म इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन। के लॉन्ग रन में फर्म का इक्विलिब्रियम क्या होगा? लॉन्ग रन में एक परफेक्टली कंपीटिटिव फर्म कितना प्रॉफिट अर्न करेगी? तो उसके लिए भी क्या होगा? जिस तरह हमने शॉर्ट रन की डायग्राम ड्रॉ की थी, उसी तरह से लॉन्ग रन की डायग्राम भी ड्रॉ होगी। उसी तरह एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। एक फर्क आएगा, जहां हम एवरेज कॉस्ट ड्रॉ करते थे वहां अब हम लोग ड्रॉ करेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। इसी तरह जहां हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करते थे वहां हम ड्रॉ करेंगे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इसके अलावा इसमें कोई और फर्क नहीं होगा। सो लॉन्ग रन में फर्म का इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे आ गई क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे आ गई रेवेन्यूज एंड कॉस्ट एंड प्राइस।
चाहे तो ऐसे लिख लें, चाहे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस, आपकी मर्जी पे है, जिस तरह से करना चाहें। अब ये आ गया फर्म का एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में इन बोथ केसेस एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व सेम बनेगा। अब हमने ड्रॉ करना है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन में बेसिकली जो भी फर्म परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ऑपरेट कर रही होगी वो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। वजह कि लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में तमाम फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट क्यों अर्न करेंगी? बेसिकली 3 तरह की कंडीशंस हैं। इन शॉर्ट रन कुछ फर्म्स एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं, नॉर्मल लॉस अर्न कर सकती हैं, एबनॉर्मल लॉस अर्न कर सकती हैं। शॉर्ट रन में ये 4 सिनेरियो बनते हैं। लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में सिर्फ एक सिनेरियो प्रिवेल करेगा विच इज नॉर्मल प्रॉफिट। रीजन क्या है? क्यों सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट वाली फर्म एग्जिस्ट करेंगी? वजह क्या है? अगर शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट है, शॉर्ट रन में कुछ फर्म्स एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, तो लॉन्ग रन में क्या होगा? लॉन्ग रन में उस एबनॉर्मल प्रॉफिट को देख के मार्केट में नई फर्म्स एंटर होना शुरू हो जाएंगी। नई फर्म्स के एंटर होने से एवरेज कॉस्ट ऊपर जाएगी और एवरेज कॉस्ट के ऊपर जाने से एबनॉर्मल प्रॉफिट ड्राई आउट हो जाएगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स खत्म हो जाएंगे। सो लॉन्ग रन में नई फर्म्स की एंट्री की वजह से, क्योंकि मार्केट में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, सो नई फर्म्स की एंट्री की वजह से एबनॉर्मल प्रॉफिट फॉर्म नहीं बचेगा। अब आते हैं नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की तरफ। शॉर्ट रन में कोई भी फर्म लॉस के ऊपर ऑपरेट कर लेती है। बिजनेसमैन इस उम्मीद पे नुकसान बर्दाश्त करता रहता है कि कल को जब बिजनेस प्रॉफिट पे जाएगा तो उसके लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। लेकिन कोई भी बिजनेस लॉन्ग रन में लंबे अरसे तक नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो लॉन्ग रन में क्या होगा? जो बिजनेसेस लॉस कमा रहे होंगे वो मार्केट छोड़ जाएंगे, वो मार्केट से क्विट कर जाएंगे, वो फर्म मार्केट में नहीं रहेगी, सस्टेन नहीं कर सकेगी। सो नॉर्मल लॉस कमाने वाली फर्म्स ये क्विट कर जाएंगे। सो जो एबनॉर्मल अगर प्रॉफिट एग्जिस्ट कर रहा था तो नई फर्म के आने से एबनॉर्मल प्रॉफिट खत्म हो गया, और अगर जो फर्म्स लॉस कमा रही थी वो लॉन्ग रन में लॉस पे नहीं चल सकती, तो लॉस मेकिंग फर्म्स मार्केट से क्विट कर जाएंगे। सो मार्केट में एक ही तरह की फर्म बचेंगी विच आर नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग। सो इन लॉन्ग रन a firm under perfect competition always earns normal profit. लॉन्ग रन में कोई भी फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट कर रही है, परफेक्ट कंपटीशन में प्रिवेल कर रही है, वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। चाहे तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के कर्व को एक्सटेंड कर लें, AR इक्वल टू MR। अब हमें एक चीज चाहिए इसके अंदर, 2 कर्व तो ड्रॉ हो गए, अब हमें चाहिए एवरेज कॉस्ट कर्व। क्योंकि लॉन्ग रन है तो हम लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर लें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। क्योंकि हम फर्म का इक्विलिब्रियम फाइंड करना चाह रहे हैं लॉन्ग रन में, तो फिर शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट कर्व नहीं आएगा, लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व आएगा। फर्क क्या है? शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट जरा स्टीप होते हैं इस शेप के, लेकिन लॉन्ग रन के एवरेज कॉस्ट कर्व जरा फ्लैट होते हैं, जरा बिछे हुए होते हैं जमीन की तरफ को, इनकी कर्व कम होती है, ये सॉसर शेप के होते हैं, एक प्लेट की शक्ल के। अब
हमें इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, LMC, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। जिस जगह पे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व ने मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को कट किया वो आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस इक्विलिब्रियम से नीचे को लाइन ड्रॉ करें जहां ये कट करेगी एक्स एक्सिस को, इतनी क्वांटिटी मार्केट के अंदर प्रोड्यूस होगी, फर्म इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी। सो व्हाट अबाउट टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू वो होगा प्राइस इनटू क्वांटिटी या एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी है OQ, तो क्वांटिटी आ गई OQ। अब इस क्वांटिटी के ऊपर एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? इस क्वांटिटी से लाइन लेके जाएं एवरेज रेवेन्यू की तरफ, इस क्वांटिटी से लाइन लेके गए एवरेज रेवेन्यू की तरफ, इसने इसे कट किया पॉइंट E पे, तो एवरेज रेवेन्यू आ गया EQ, ये वाला एवरेज रेवेन्यू आ गया और ये क्वांटिटी आ गई। तो बेसिकली रेक्टेंगल बन गई OQ इनटू EQ। तो बेसिकली लेंथ इनटू विड्थ ये रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है। तो हम इस पूरी रेक्टेंगल को ही लिख देंगे एज रेवेन्यू, दैट इज OPEQ। ये पूरी की पूरी रेक्टेंगल फर्म का रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू है। देन व्हाट अबाउट टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट का हमने कल फार्मूला देखा था, एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी है OQ, क्वांटिटी आ गई OQ। एवरेज कॉस्ट के लिए क्या करेंगे? इस क्वांटिटी से लाइन लेके जाएंगे एवरेज कॉस्ट कर्व की तरफ, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की तरफ। इस क्वांटिटी से लाइन लेके गए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की तरफ, इसने इसे कट किया पॉइंट E पे, तो एवरेज कॉस्ट भी EQ ही है, लेंथ इनटू विड्थ। तो टोटल कॉस्ट भी आ गई OPEQ। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, सो फर्म विल मेक ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। जितना फर्म रेवेन्यू अर्न करेगी उतनी ही टोटल खर्चे या कॉस्ट होंगी, सो फर्म विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन के अंदर तमाम फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी। रीजन क्या है कि लॉस मेकिंग फर्म्स मार्केट को क्विट कर जाएंगी और अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट कहीं एग्जिस्ट कर रहे थे तो उस एबनॉर्मल प्रॉफिट को देख के नई फर्म्स मार्केट में एंटर हो जाएंगी और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ड्राई आउट हो जाएंगे। अगर हम ये इक्विलिब्रियम जहां पे हो रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम के ऊपर है। इससे पहले कॉस्ट हाई थी, एवरेज कॉस्ट हाई थी, यहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम आ रही है। सो ये वो एरिया है जहां फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही है। इतने एरिया में लोएस्ट पॉइंट से पहले या इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही है। और अगर हम इक्विलिब्रियम आ गया लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, अगर इसके बाद देखें तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब है फर्म को डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही है, फर्म को इकोनॉमीज की जगह डिस इकोनॉमीज मिल रही हैं। सो ये एरिया कहलाएगा डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्योंकि फर्म को इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद डिस इकोनॉमीज मिल रही हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कम होने की जगह उल्टा बढ़ रही है, सो फर्म को इस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो इसके बाद फर्दर प्रोडक्शन को इंक्रीज करे। क्यों? फर्म इकोनॉमीज हासिल करने की कोशिश करती है, डिस इकोनॉमीज को कोई भी फर्म पसंद नहीं करती। सो कोई भी फर्म लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से आगे नहीं जाएगी और तमाम फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी। दैट इज योर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। के वो फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन में काम कर रही है उसका लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कैसा होगा। यहां तक हमारा परफेक्ट कंपटीशन खत्म है। देन कम्स
इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली, एक ऐसी फर्म जो मोनोपोली के तौर पे एक्ट कर रही है, उसका फर्म इक्विलिब्रियम कैसा होगा। मोनोपोली की जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, फीचर्स पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था कि मोनोपोली एक ऐसी फर्म है जो सिंगल फर्म इंडस्ट्री बना रही है। बेसिकली एक सिंगल फर्म ही इंडस्ट्री के तौर पे एक्ट कर रही है, किसी चीज को प्रोवाइड करने वाली सिंगल फर्म मार्केट में ऑपरेट कर रही है, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। फॉर एग्जांपल वापडा, सुई नॉर्दर्न गैस, सुई सदर्न गैस। इसके अलावा लैंडलाइन फोन के अंदर पीटीसीएल, डीएसएल इंटरनेट के अंदर पीटीसीएल। बाद लोग ये कहते हैं कि पिंडी इस्लामाबाद की हद तक नया टेल मौजूद है, तो अगर टोटल मार्केट शेयर को देखा जाए तो नया टेल के पास मुल्क के टोटल टेलीकॉम सेक्टर का 1% भी नहीं है। सो नया टेल को हम कंसीडर ही नहीं करते लैंडलाइन के अंदर, तो लैंडलाइन के अंदर पीटीसीएल की मोनोपोली है। इसी तरह ट्रेन सर्विस में पाकिस्तान रेलवे की मोनोपोली है, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में उबर की मोनोपोली है। क्यों? एक दूसरी कंपनी एग्जिस्ट करती है करीम के नाम से, लेकिन करीम को उबर ने एक्वायर कर लिया है, परचेज कर लिया है, तो करीम अब उबर का ही पार्ट है, तो उबर की ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में मोनोपोली बन गई है। मोनोपोली के हमने फीचर्स पढ़े थे, सिंगल फर्म, हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, यानी कि नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली कोई ऐसी चीज प्रोवाइड कर रही होती है जो जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। तीसरा, हाई बैरियर्स टू एंट्री, मार्केट में दाखिले पे हाई बैरियर्स होते हैं, वो बैरियर किसी भी टाइप के हो सकते हैं, चाहे हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, चाहे लीगल बैरियर्स, नेचुरल बैरियर्स, स्ट्रेटेजिक बैरियर्स या स्ट्रक्चरल बैरियर्स। और फिर फर्म इज अ प्राइस मेकर, नॉट द प्राइस टेकर। फर्म एक प्राइस मेकर के तौर पे काम करती है, अपनी मर्जी के रेट पे अपना आउटपुट सेल करती है। सो फर्म इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। जिस तरह हमने पहले ड्रॉ किए थे कर्व्स, वैसे ही अब भी करेंगे कि हम 4 कर्व ड्रॉ करेंगे। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। यही 4 कर्व ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास फर्म इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली आ जाएगा। करते हैं ड्रॉ। क्वांटिटी, revenues and costs and price। y एक्सिस पे रेवेन्यू कर्व्स ले लेंगे, कॉस्ट कर्व्स ले लेंगे और प्राइस ले लेंगे। अब हमने देखा था जब हमने मोनोपोली के रेवेन्यू कर्व्स पढ़े थे कि मोनोपोली के रेवेन्यू कर्व्स परफेक्ट कंपटीशन के रेवेन्यू कर्व से डिफरेंट होंगे। परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का एक ही कर्व बनता था, यहां एवरेज और मार्जिनल का कर्व अलग अलग होगा। दूसरा, परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस थे, जो ये शो करते थे कि फर्म अपनी प्राइस मेंटेन रखती है, फर्म अपनी प्राइस में किसी किस्म का डिक्रीज नहीं लेके आती। यहां पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, नीचे की तरफ जाएगा। सो ये आपका आ गया एवरेज रेवेन्यू का कर्व, ये आपका आ गया मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व। दोनों कर्व्स अलग अलग हैं और डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और हमें क्या चाहिए? एवरेज कॉस्ट का कर्व चाहिए। ये आपका आ गया एवरेज कॉस्ट का कर्व। इक्विलिब्रियम के लिए हमें चाहिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व, तो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, MC। अब यहां भी कई पॉइंट बन गए। इक्विलिब्रियम कहां होगा? क्या इस पॉइंट पे, इधर, इधर, इस जगह, इस जगह, दूसरी जगह मौजूद है। तो बेसिकली फर्म को वहां इक्विलिब्रियम होगा वेयर MC इज इक्वल टू MR, जहां मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व मार्जिनल कॉस्ट के कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, वहां पे इक्विलिब्रियम आएगा। इस इक्विलिब्रियम से क्वांटिटी का फैसला हो गया OQ।
फर्म OQ यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी। अब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट का फार्मूला था एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी तो है OQ, एवरेज कॉस्ट के लिए क्या करेंगे? इस क्वांटिटी से एक लाइन लेके जाएं ऊपर की तरफ, जहां तक ये एवरेज कॉस्ट को कट ना कर दे। यहां से एक लाइन लेके गए ऊपर की तरफ, और जहां इसने एवरेज कॉस्ट को कट किया वो पॉइंट को हमने मार्क कर दिया। क्वांटिटी से एक लाइन लेके गए एवरेज कॉस्ट की तरफ, जहां इसने एवरेज कॉस्ट को कट किया वहां हमने पॉइंट मार्क कर लिया। तो BQ इसकी एवरेज कॉस्ट है। क्वांटिटी है OQ और इस क्वांटिटी पे एवरेज कॉस्ट है BQ। सो लेंथ इनटू विड्थ, ये तो रेक्टेंगल फिर से बन गई, तो टोटल कॉस्ट आ गई OABQ। बेसिकली जो रेक्टेंगल OABQ का एरिया है वही फर्म की टोटल कॉस्ट है। सो हमने टोटल कॉस्ट को लिख दिया OABQ। देन कम्स टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू है एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी है OQ, एवरेज रेवेन्यू क्या है? एवरेज रेवेन्यू के लिए इस क्वांटिटी से एक लाइन लेके जाएंगे जो एवरेज रेवेन्यू को टच करे। क्वांटिटी से हम लाइन लेके गए और इसने एवरेज रेवेन्यू को टच किया इस पॉइंट पे। क्योंकि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है तो इसको मैंने प्राइस से शो कर दिया। क्वांटिटी है OQ और इस क्वांटिटी पे एवरेज रेवेन्यू है CQ। एवरेज रेवेन्यू है CQ। ये भी रेक्टेंगल बन गई, लेंथ OQ और विड्थ CQ। तो OPCQ ये आपका आ गया टोटल रेवेन्यू। अब फर्म की टोटल कॉस्ट कम है, टोटल रेवेन्यू ज्यादा है, इट मीन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। दैट इज योर फर्म इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। चाहे लॉन्ग रन हो चाहे शॉर्ट रन हो, मोनोपोली हमेशा एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। वजह अकेली फर्म है। मोनोपोली का मतलब ही ये है सिंगल फर्म है। जब सिंगल फर्म मौजूद है तो फिर उसे किसी तरफ से कोई थ्रेट नहीं है, उसकी एवरेज कॉस्ट कम आएगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, और फर्म हमेशा एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। ये सारे का सारा एरिया इसका एबनॉर्मल प्रॉफिट है या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। दैट इज फर्म इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। Then comes next topic. Price discrimination. डिस्क्रिमिनेशन को मतलब होता है, जो इसका डिक्शनरी मीनिंग है, फर्क करना। कोई दो चीजों के दरमियान फर्क करना, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? दो कस्टमर्स के दरमियान प्राइस की बुनियाद पे फर्क करना। सेम शेयर मुख्तलिफ कस्टमर्स को मुख्तलिफ रेट के ऊपर सेल करना, दैट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। A condition in which a monopolist charges different price of same product from different customers or different classes of customers। एक ऐसी कंडीशन जिसमें मोनोपोलिस्ट एक ही शेयर की मुख्तलिफ कस्टमर से मुख्तलिफ प्राइस चार्ज करेगा, दैट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।
शय एक ही है लेकिन मुख्तलिफ कस्टमर्स को मुख्तलिफ रेट के ऊपर बेचेगा। तो डिफरेंट कस्टमर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से हो सकती है? टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की काइंड्स कौन कौन सी हैं? पहली है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू, पहला यूसेज, टाइप ऑफ यूसेज के मोनोपोलिस्ट यूसेज के टाइप के एतबार से डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट कस्टमर से। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, गैस सप्लायर्स, टेलीफोन, कोरियर्स एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिसिटी के हमारे मुल्क के अंदर 4 तरह के कस्टमर्स हैं, डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल। तो वापडा चारों कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है। सबसे हाईएस्ट रेट चार्ज किया जाता है आपके कमर्शियल कस्टमर्स को, दूसरे नंबर पे रेट चार्ज किया जाता है आपके इंडस्ट्रियल कस्टमर को, तीसरे नंबर पे रेट चार्ज किया जाता है डोमेस्टिक कस्टमर्स को, और चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सेल होती है आपके एग्रीकल्चरल कस्टमर को। सो यूजेज के एतबार, इसी तरह गैस के भी 4 तरह के कस्टमर्स हैं, वो है डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और सीएनजी। इसी तरह टेलीफोन कंपनीज, इनके कस्टमर हैं बिजनेस कस्टमर्स और डोमेस्टिक कस्टमर्स। ये आमतौर पे डोमेस्टिक कस्टमर से हाई रेट चार्ज करते हैं और अपने कमर्शियल कस्टमर से या बिजनेस कस्टमर से कम रेट चार्ज करते हैं। यही हिसाब कोरियर कंपनीज का है। कोरियर कंपनीज फर्म वालों से कम प्राइस चार्ज करते हैं और डोमेस्टिक कस्टमर से ज्यादा रेट चार्ज करते हैं। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की एक टाइप है विद रिस्पेक्ट टू यूजेज। दूसरा क्वांटिटी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, होटल्स, कैश एंड कैरी स्टोर्स एक्सेट्रा। कि आप कोई कस्टमर मोनोपोलिस्ट से कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है, उस बेस पे डिफरेंट प्राइस चार्ज की जाती है। मेट्रो कैश एंड कैरी पे चले जाएं, अगर आप इनसे ज्यादा गुड्स परचेज करेंगे तो ये आपसे कम प्राइस चार्ज करेंगे, और अगर आप इनसे कम चीजें परचेज करेंगे तो ये आपसे ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे। दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। इसी तरह अगर किसी होटल से आप ज्यादा रूम रेंट पे लेते हैं तो आपसे कम प्राइस चार्ज करेगा, और अगर एक आधा कमरा किराए पे लेते हैं ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा। इलेक्ट्रिसिटी और गैस कंपनीज में उल्टा हिसाब है। अगर आप कम बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपसे कम प्राइस चार्ज की जाएगी पर यूनिट, और अगर ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो आपसे हाई प्राइस चार्ज की जाएगी पर यूनिट। दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। देन कम्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन with respect to time। टाइम के लिहाज से भी डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट कंपनीज सेम शेयर की डिफरेंट प्राइस चार्ज करती हैं। जिस तरह टेलीफोन के पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स हैं। तमाम कंपनीज, टेलीफोन कंपनीज शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक कोई पैकेज ऑफर नहीं करती क्योंकि इनका पीक आवर होता है, और लेट नाइट में सारी कंपनीज
हैवी किस्म के चीपेस्ट रेट के ऊपर पैकेज ऑफर करती हैं। इसी तरह हमारे मुल्क में तो नहीं, बाहर के मुल्कों में इस तरह है कि पीक आवर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का रेट हाई होगा और ऑफ पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम होगा। इसी तरह बस कंपनीज, अगर हम डाइवो की एग्जांपल लें तो सुबह 9 से रात 9 तक के इनके टाइम है, वहां इनका टिकट हाई रेट पे होता है और रात 9 से सुबह 9 तक इनका रेट कम होता है। इसी तरह ओबर और करीम के ऊपर भी पीक फैक्टर लगता है। इसी तरह आपके जो होटल्स हैं वो भी इसी तरह चार्ज करते हैं कि मरी में, कागान नरान में, सवात साइड पे जब सीजन पीक पे होता है तो होटल्स के रेट ज्यादा होते हैं और जब ऑफ पीक सीजन होता है उस टाइम इनके रेट कम होते हैं। देन कम्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एज। आपकी एयरलाइंस, होटल्स, बस कंपनीज, कैटरर्स एक्सेट्रा। एज के लिहाज से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फॉर एग्जांपल जितनी भी आपकी एयरलाइंस हैं ये 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनसे हाफ प्राइस चार्ज करती हैं। हालांकि सीट तो वो पूरी एक्वायर करेगा और तमाम सर्विसेज भी मुकम्मल इस्तेमाल करेगा, लेकिन एल्डरली लोगों को एयरलाइंस हाफ टिकट चार्ज करती हैं। इसी तरह वो बच्चे जिनकी एज 8-9 साल से कम है उनसे भी एयरलाइंस हाफ टिकट चार्ज करती हैं। 4 साल से छोटी उम्र का बच्चा होगा तो वो फ्री ट्रेवल करेगा। इसी तरह कैटरर्स और होटल्स जब ये बुफे डिनर ऑफर करते हैं तो 4 साल से छोटा बच्चा वो फ्री होता है। 4 साल से 10 साल तक के बच्चे हाफ रेट पे ट्रीट होते हैं और 10 साल से ऊपर वाले फुल रेट पे ट्रीट होते हैं। सेम इज द केस विद बस कंपनीज। इसी तरह अगर आप बैंक्स को देखें तो बैंक्स 60 साल से जो कम उम्र के लोग हैं उन्हें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं अकाउंट डिपॉजिट के लिए, लेकिन अगर 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक इन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। इसी तरह बैंक्स के अंदर जो एल्डरली पीपल हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, इन्हें बगैर क्यू के, बगैर लाइन के सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं बेस्ड ऑन एज। इसी तरह price discrimination with respect to gender। जेंडर के हिसाब से भी बाज फर्म्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती हैं। फॉर एग्जांपल अम्यूजमेंट पार्क्स, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, शॉपिंग मॉल्स वगैरह। अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है सेंटोरस। सेंटोरस में अगर फीमेल्स विजिट करें या फैमिलीज वाले जाएं तो इनकी एंट्री फ्री है, लेकिन अगर मेल्स जाएंगे तो मेल से एंट्री के टाइम पे 300 रुपीज पर पर्सन एंट्री चार्ज वसूल किए जाएंगे। दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू जेंडर। इसी तरह अम्यूजमेंट पार्क्स में फीमेल से कम टिकट चार्ज होता है और मेल से ज्यादा टिकट चार्ज होता है। दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू जेंडर। एंड द लास्ट वन, परफेक्ट प्राइस discrimination।
का मतलब है कि मोनोपोलिस्ट अपने हर कस्टमर से अलग प्राइस चार्ज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लग्जरी कार्स, लिमोजिन की बात कर लें तो लिमोजिन की एक बेस प्राइस है, वो हर कस्टमर से बराबर चार्ज की जाएगी। उसके बाद हर कस्टमर अपनी गाड़ी में जिस तरह की फिटिंग्स करवाएगा उसी हिसाब से उससे प्राइस चार्ज की जाएगी। ज्यादा फिटिंग्स करवाएगा हाई प्राइस चार्ज कर दी जाएगी, कम फिटिंग्स करवाएगा कम प्राइस चार्ज की जाएगी। सेम इज द केस विद फैशन डिजाइनर्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स जो घरों के अंदर की डिजाइनिंग करते हैं कि ये हर कस्टमर से अलग प्राइस चार्ज करते हैं। कस्टमर की मर्जी का सॉल्यूशन उसको बना के देंगे, कस्टमर की मर्जी के मुताबिक काम करके देंगे, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगी। हर कस्टमर को उसकी मर्जी के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, लेकिन सबसे प्राइस भी अलग अलग चार्ज की जाएगी। इसी तरह हेयर ड्रेसर्स, टेलर्स, ये भी कस्टमर को उसकी मर्जी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन साथ साथ हर कस्टमर से अलग प्राइस चार्ज करते हैं। दैट इज कॉल्ड परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की टाइप्स हैं। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मुमकिन कब होगी? बेसिकली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले तो ये कि कम से कम दो तरह के कस्टमर्स मार्केट में अवेलेबल हों जिनसे अलग अलग प्राइस चार्ज की जा सके, जिस तरह डोमेस्टिक और कमर्शियल कस्टमर्स हैं। सो डोमेस्टिक कस्टमर्स की परचेजिंग पावर अलग है, कमर्शियल कस्टमर्स की परचेजिंग पावर अलग है। सो कम से कम दो तरह के डिफरेंट कस्टमर्स होने चाहिए जिनसे मोनोपोलिस्ट अलग अलग प्राइस चार्ज कर सके। सो कल के लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो आपकी बुक की डायग्राम से स्लाइटली डिफरेंट होगी। आज के दिन आपने जो मोनोपोली का इक्विलिब्रियम है उसकी डायग्राम को लाजमी 2 से 3 बार ड्रॉ करना है, और ये सारी की सारी डायग्राम्स आप फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर किसी किस्म की आपको स्केल लेने की जरूरत नहीं है, डायग्राम फ्री हैंड बनेगी। लेकिन आपने आज मोनोपोली की डायग्राम को लाजमी 2 से 3 बार ट्राई करना है ताकि आपका हाथ इसके ऊपर चलना शुरू हो जाए, आप इस डायग्राम को इजीली ड्रॉ कर सकें। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एक तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डायग्राम ड्रॉ करेंगे, दूसरा इंशाल्लाह हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की 4 डायग्राम्स वो भी ड्रॉ करेंगे। आज के लिए काफी। अल्लाह हाफिज़।